ओके, आप लोग ये बताओ कि आपके क्लास में कहाँ तक हो गया है? सर हमने इंटीजर फंक्शन कर लिए। अच्छा, इंटीजर जीआईएफ वगैरह हो चुका है, मतलब बाकी सबका डोमेन और रेंज निकालना सीख लिया आप लोगों ने? डोमेन वगैरह हो चुका है क्या? डोमेन निकालना, रेंज निकालना, ये सब सीख चुके हो? यस सर ये कर लिया है। अच्छा, रेंज रेंज निकालने आता है क्या आपको? जैसे मैं अगर तुमसे कोई क्वेश्चन अगर पूछूं तो रेंज निकाल पाओगे? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, मैं तुमको कोई क्वेश्चन दे दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन, मुझे उससे आइडिया लग जाएगा कि मतलब मुझे वो टॉपिक करवाने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि हाँ डिस्कस कर लेना चाहिए तो कर लेंगे उसको डिस्कस। ठीक है, देखो जैसे मैं मान लो, वैसे तो मतलब जो स्लाइड्स मुझे इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में बोला गया था, चलो कोई बात नहीं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारा ये फंक्शन मुझे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, जैसे मान लो, अच्छा इनवर्स फंक्शन वगैरह मतलब सर ने थोड़ा सा दिया है क्या उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में, मतलब इनवर्स फंक्शन का ग्राफ्स वगैरह आता है आप लोग को? ये बता दो मुझे जल्दी से, ग्राफ्स वगैरह अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट? ग्राफ वगैरह पे कमांड है, जैसे हमारे पास फंक्शंस कौन कौन है, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, है ना, अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो उसमें एक फंक्शन हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस भी है। तो आप मुझे बता दो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ वगैरह किसका किया है, सर ने या नहीं किया है? हाँ जी, बता सकते हैं तो? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ किसी बच्चे ने किया है या नहीं किया? हाँ जी, बता दो जल्दी से। एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ, तो मुझे ये बता दो कि क्या आप लोगों ने, सर ने क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का ग्राफ वगैरह सिखा रखा है या नहीं सिखाया है, या अभी वो करवाना बाकी है? तो अदरवाइज मैं कुछ और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? आप अगर आप बोलोगे कि नहीं सर ने करवा दिया, तो फिर तो मैं इस पे भी क्वेश्चन दे सकता हूँ आपको। तो क्या ये हो चुका है हमारा ये टॉपिक इनवर्स वाला आइडिया? हाँ जी बोलो, नहीं है, नहीं हुआ है क्या? नो सर। अच्छा आप, ओके चलो, आप लोगों ने ये फंक्शन पढ़ लिया है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स? ये वाला फंक्शन हो गया है क्लास में, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये हो गया है क्या? यस सर पढ़ाया था पिछली बार अभी। ओके ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ, ठीक है? तो एक तो आपको ये निकाल, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इस फंक्शन का रेंज निकाल, ठीक है? व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है? तो चलो भाई सॉल्व करो जल्दी में, और मुझे आंसर बताओ, देखते हैं किसका आंसर होता है। पहले ये देख लो कि सॉल्व हो जाएगा तो लोगों से क्या नहीं होगा। अच्छा, डोमेन डोमेन तो आई होप निकालने आता ही होगा। जैसे अगर मैं पूछता, ये क्वेश्चन अगर पूछूं तो जैसे डोमेन कैसे निकालते हैं, जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि साइन ऑफ कॉस ऑफ एल एन एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? इसका आपको डोमेन बता दें, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है? व्हाट विल बी द डोमेन? एनी आंसर? भाई बाकी बच्चे भी रेस्पॉन्ड करो यार, आप लोग ऐसे चुप मत बैठे रहो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो सही बच्चों ने आंसर करना है। तो आप लोग ये मुझे बताओ कि आर यू कंफर्टेबल विद दीज क्वेश्चंस और नॉट? अगर नहीं हो तो मुझे बता दो, आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। सर हमने अभी ऐसे वाले नहीं किए हैं।
नॉर्मल वाले किए हैं, जैसे एक्स का निकालते हैं। ओके, तो वो तो बहुत ही बेसिक हो गया बेटा, वो तो उसमें तो कोई मतलब अच्छा देखो, मतलब रेंज वगैरह जो है वो याद, एक तो चलो अगर तो कुछ चीजें और डिस्कस कर लिया तो डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। सबसे पहले तो तुम लोग को ये ग्राफ वगैरह याद करना है, बिना ग्राफ के काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहला ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन, फर्स्ट ग्राफ इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज k लाइन। अगर k पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ जाएगा, k नेगेटिव हो तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। फंक्शन को डिफाइन हम ऐसे करते हैं, y इज इक्वल टू f(x) ठीक है। और इसका डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन का मतलब होता है बेसिकली, डोमेन का मतलब क्या होता है, अब ग्राफ से भी हमें डोमेन देखने आना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि डोमेन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कोई भी ग्राफ मुझे दिया हुआ हो, जैसे कोई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ, जैसे किसी का ग्राफ है, किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो अगर उसका डोमेन कोई मेरे से पूछे, डोमेन का मतलब होता है कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। डोमेन का मतलब होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन अगर देखोगे तो वही होता है डोमेन, ग्राफिक है। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है, जैसे सपोज करो, ऐसे सोचो, जैसे ये हमारे पास एक लाइन दिया हुआ, एक लाइन L2 और एक लाइन L1 मुझे दिया हुआ, L1। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके इसके इस टिप से, मान लो ये दिस इज ए पॉइंट है, और मान लिया कि इस पॉइंट से, मतलब एक तो इस पॉइंट से टिप, इस टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से ड्रॉप किया, तो मान लो ये बी पॉइंट। अब हमने क्या किया, ए बी को ज्वाइन कर दिया। तो अगर मैं ए बी को ज्वाइन करने से ये जो लेंथ आया, ये दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2। तो यहाँ पर हमारा ए बी जो होगा वो प्रोजेक्शन कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2, ये हमारी कहानी। तो हमने मतलब जैसे मान लो अब यहाँ पर जैसे सपोज करो y है, ये x है, एक मुझे ग्राफ दिया हुआ, इसका इसका मुझे डोमेन बताना है ग्राफ से देख करके। तो मान लो ये 3 है और ये मान लो 5 है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि ग्राफ का एक्स एक्सिस पे कितना उसने कवर किया ग्राफ। तो ग्राफ ने एक्स पे कितना कवर किया, 3 से लेकर 5 तक कवर किया, पूरा इंटरवल कवर कर दिया। आई होप आप लोगों को क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल ऐसे पता होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इस ग्राफ को देख करके मैं बता सकता हूँ, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो 3 से लेकर के 5 तक जाएगा और दोनों पे क्लोज लग जाएगा। क्लोज क्यों लगाया, ये क्योंकि यहाँ पे क्लोज मतलब डार्क सर्कल है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। अगर मान लो किसी बच्चे ने ऐसे पूछा होता, जैसे मान लो ये हमारा y है, ये हमारा x है, अगर मैं यहाँ पे ओपन बना दूं, यहाँ पे डार्क, और अब मैंने यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे 7 लिया, तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि इसका इस फंक्शन का डोमेन कितना हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा 2 से 2 से 7, लेकिन 2 पे ओपन और 7 पे क्लोज, क्योंकि 2 पे यहाँ पे हॉलो सर्कल बना हुआ है, दैट्स व्हाई ओपन, और 7 पे क्लोज बना हुआ है, तो 7 पे क्लोज, ठीक है। समझ आएगा, ये तो दिस इज द लॉजिक। तो अब तुमको क्या होना है, मतलब तुमको बेसिकली करना क्या है, बेसिकली इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले तो तुम लोग अभी आई थिंक आप लोगों का मतलब जस्ट अभी आपने एंट्री लिया ही है 12th क्लास में, इसलिए आई होप आप लोग को ज्यादा भी मतलब पता नहीं है इन सब चीजों के बारे में। बट अभी से ही अगर इन सब चीजों पे अच्छे से कमांड करोगे तो पूरे कैलकुलस में दिक्कत नहीं होगी तुमको। मेरे कहने का पर्पस क्या है कि जैसे कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका मुझे प्रोजेक्शन चाहिए, तो प्रोजेक्शन मतलब इस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन, तो इसने कहाँ कहाँ तक कवर किया, इस प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो इसने एक्स को कितना कवर किया, ऑफ कोर्स ये कहाँ से कहाँ तक कवर करेगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। तो डोमेन क्या हो जाएगा, और रियल नंबर। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लाइन यहीं तक खत्म नहीं होगा, ये लाइन तो पूरा चलता जाएगा, इधर कहाँ तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक, इधर कहाँ तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक। तो दैट्स वाई उसने एक्स एक्सिस पे कितना कवर किया, तो एक्स एक्सिस पे कवर किया उसने माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक सारा नंबर कवर करके देखिए। और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच के इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, ऑल रियल। तो डोमेन कितना हो गया, ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। चलो सेकंड पॉइंट ले लो, आपको समझ में आई गया होगा। तो यहीं पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो दिस इज कॉल्ड रेंज
रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे आर एम, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, हाँ, तो रेंज में क्या देखते हैं, वाई पे प्रोजेक्शन देखते हैं, तो वाई वाई मान लो यहाँ पे 2 है और ये 4 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस फंक्शन का रेंज कितना होगा, तो ऑफ कोर्स इसने वाई में कितना कवर करके दिया मेरे को, इसने कवर करके दिया 2 से लेकर 4 तक, इतना इंटरवल कवर करके दिया, तो इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा इसी डायग्राम से मैं ये बात बोल सकता हूँ 2 से लेकर के 4 तक। और लाया, ठीक है, आई होप समझ में आएगा। अच्छा, अब नीचे वाले एग्जांपल में क्या होगा, जैसे मान लो ये 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, मान लो लेट से वैल्यू आ रहा है अल्फा और 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रहा है बीटा। तो अगर मैं इस फंक्शन का अगर रेंज पूछूंगा तुमसे, तो तुम क्या बोलोगे आंसर, अल्फा से बीटा, तो किसने वाई में कितना कवर करके दिया, इतना इंटरवल कवर करके दिया, बट बीटा पे तो क्लोज लगाओगे और अल्फा पे क्या लगा दो, ओपन लगाओ, क्यों कि 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 पे ओपन लगा हुआ है, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वाई मिलेगा नहीं आइडिया, इसलिए हमने अल्फा को ओपन लगा दिया, और 7 पे क्लोज लगा हुआ है, तो 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे बीटा मिलेगा पक्की बात, दैट्स व्हाई हमने बीटा पे क्लोज लगा दिया। तो ये हमारा देखने का तरीका होता है, बस खत्म। अब यहाँ पे आ जाओ, तो कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास ये है, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ये होगा, ग्राफ याद कर ले, उसका डोमेन याद करना है, और रेंज कितना हो जाएगा, उसका रेंज सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आएगा हमेशा, क्या आएगा के। तो जब एक ही नंबर होगा, इंटरवल वगैरह ना बने, तो उसको हमेशा करली ब्रेसेस में बंद कर देते हैं। तो ये उसका डोमेन हो गया, रेंज हो गया, दैट्स इट। सही है? हाँ जी, कितने बच्चों को समझ में आया जल्दी बताओ, सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे कि यस हमें समझ में आ गया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ओके फाइन, चलो। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड। मैं फटाफट से आई विल रन थ्रू, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। दूसरा, चलो ठीक है, देख लो अगर तुम लोग सीख पाओ, क्योंकि अगर सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो लीनियर फंक्शन होता है y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए और बी कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट होगा, क्योंकि रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर ही होगा यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और ए 0 नहीं होगा, क्योंकि ए अगर 0 हो गया तो फिर तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, y बराबर बी कांस्टेंट, वो हम पहले ही पढ़ के आए, इसलिए हमने ए को 0 नहीं किया, ठीक है। अब से ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसको तुम कंपेयर करो उसके साथ, y बराबर एम एक्स प्लस सी के साथ, तो तुम्हें याद होगा कि वहां पर x का जो कोफिशिएंट होता था 11th क्लास में, वो होता था स्लोप, और ये जो c जो होता था दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका, देखो स्लोप का मतलब दोनों टर्म को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है कोई भी लाइन, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा कोई भी लाइन है, दिस इज द लाइन एल। तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ देखेंगे, हमेशा ये भी ध्यान देना कि हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे, नेगेटिव में नहीं देखेंगे। अगर कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनता है थीटा, उसका tan थीटा जो होगा वो हमारा स्लोप कहलाएगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, एम एल, एम एल मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, वो हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब थीटा हम कैसे मेजर करते हैं, थीटा मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स के साथ, बस डायग्राम याद रखो, पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनेगा, सही, ठीक है, समझा रहे हैं? एनी डाउट? ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है, तो उसका tan थीटा जो होगा दैट इज कॉल्ड स्लोप। अब अगर मान लो, अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा थीटा एक्यूट है, सपोज करो तुम्हारा थीटा एक्यूट है, ठीक है, तो तुम्हारा tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। तो अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो स्लोप भी पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर तुम्हारा थीटा ऑप्टियूज हो गया, ऑप्टियूज, तो उस केस में tan थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उस केस में स्लोप भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। एक तो पहला टर्म तुम्हें समझ में आएगा, स्लोप का मतलब क्या होता है। चलो जी, स्लोप अगर समझ में आया तो इंटरसेप्ट की बात भी कर लेते हैं फटाफट से। तो इंटरसेप्ट हमारा ये होगा, जैसे कोई भी लाइन है वो y को कहाँ पे कट करता है, जैसे मान लो एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया, तो या तो वो y को ऊपर की तरफ कट करेगा या नीचे की तरफ कट करेगा। अगर ऊपर की तरफ कट कर रहा है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई लाइन ऐसे कट कर रहा है, ऐसे नेगेटिव साइड में कट कर रहा है, ओरिजिन से नीचे y हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, समझ में आया? तो होता क्या है, अब तुम बस इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो हमारे पास जो लीनियर फंक्शन है वो ऐसा है, अब तुम्हें सारा टर्म तुम्हें पता चल गया है, y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम डिफाइन कैसे करते हैं, ए एक्स प्लस बी,
और यहाँ पर साथ में ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये भी साथ में कंडीशन लगा होता है। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ए जो है हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज स्लोप, और बी जो है वो हमारा वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो या तो ऐसे बनेगा, अब कैसे कैसे बनेगा वो देखो भाई, या तो ऐसे बनेगा, एक ये हो गया, दो, ठीक है, आंसर देखते रहो, या तीन, और या फिर चार। बस लीनियर फंक्शन का ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। अब तुम्हारे दिमाग में उठेगा कि सर कौन सा ग्राफ कब बनेगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करेगा यही स्लोप और इंटरसेप्ट डिसाइड करेगा। अब तुम यहाँ पर ध्यान से सोचो, ये वाला जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। थीटा कैसा एक्यूट, थीटा अगर एक्यूट है तो टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, टेन थीटा पॉजिटिव हो गया इसका मतलब कि ए पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रहा है तुम? तो अगर तुम्हारा ए पॉजिटिव है, इस वाले केस में क्या होगा, ए पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ए मतलब स्लोप होता है, और वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, नेगेटिव साइड में, तो तुम्हारा सी कैसा, सॉरी बी कैसा होना चाहिए, बी भी नेगेटिव होना चाहिए। ए पॉजिटिव, सॉरी ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव अगर होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा। समझ में? ओके चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर ये वाले लाइन की बात करते हैं, इस वाले लाइन में क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंगल कितना बना रहे हैं, तो ये एंगल बना रहे हैं थीटा, अगेन एक्यूट एंगल बना रहे हैं, अगेन हमारा ए पॉजिटिव होगा, और फिर वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, ओरिजिन से ऊपर कट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इस बार ए भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में? तो अगर ए पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव तो ग्राफ ऐसा बनेगा, लीनियर फंक्शन। ओके चलो जी, नाउ थर्ड पार्ट पे आ जाओ। इस बार क्या हुआ, इस बार हमारा पॉजिटिव एक्स के साथ क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है। ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ए नेगेटिव हो जाएगा। ए नेगेटिव होगा लेकिन वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। सही, एज सिंपल एज दैट। इस बार क्या हुआ कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, टेन थीटा नेगेटिव हो गया, स्लोप भी इस बार नेगेटिव होगा, वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, नेगेटिव साइड में, ये कैसा हो गया। तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, सॉरी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ऐसे करके चारों कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया है, और चारों कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारा लीनियर फंक्शन दिखाई देगा, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा। दैट्स इट। अब रही बात डोमेन और रेंज की, बात कर लेते हैं। तो डोमेन देखो, तुम ध्यान से सोचो, तो चाहे तुम कैसे भी ग्राफ बना लो, इनमें से कोई भी ग्राफ बनेगा। हाँ, तो क्या हो रहा है कि जैसे ये ग्राफ यहाँ तक रुका नहीं है, ये चलता जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से इसको एक्सटेंड करने सुधारने के पर्पज से, अदरवाइज तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो, इसका ये कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस इंफिनिटी वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन एक्स पे कहाँ मिलेगा मेरे को, तो वो भी मिलेगा इंफिनिटी साइड में मिलेगा, इंफिनिटी पे जाके मिलेगा। और ऐसे ही ये नेगेटिव इंफिनिटी में जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, तो इसका प्रोजेक्शन एक्स पे कहाँ मिलेगा मेरे को, ऑफ कोर्स माइनस इंफिनिटी पे जाके मिलेगा। तो डोमेन इसने एक्सिस ने पूरा कवर कर दिया, तो दैट्स व्हाई डोमेन विल बी ऑल रियल। तो चाहे किसी भी केस में देख लो, डोमेन हमारा ऑल रियल होगा। अच्छा, वाई में कितना कवर किया, तो अपन ध्यान से देखो, वाई में कितना कवर किया इसने, तो ये ग्राफ जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका प्रोजेक्शन वाई में कहाँ मिलेगा मेरे को, वाई में मिलेगा माइनस इंफिनिटी, और उसी लॉजिक से इसका प्रोजेक्शन कहाँ मिलेगा, प्लस इंफिनिटी। तो रेंज भी क्या हो गया, ऑल रियल। हाँ जी, अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मुझे पता है, बट अगर हम फास्ट नहीं जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और बहुत सारी चीज क्लियर भी नहीं होगी। समझ आ रहा है? ओके, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सारा मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया हुआ है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को 11th क्लास में सब चीज आता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है, ओके चलो जी, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तीसरा फंक्शन है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन। नाउ थर्ड फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसका ग्राफ कैसे बनता है तो वो देखो, पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ कैसे बनेगा तो बाद में सीखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। सही। अब होता क्या, इसमें दो तीन क्वांटिटी तुमको याद रखना है। इसका वर्टेक्स तो याद रखना है, वर्टेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बाई 2a, ग्राफ बनाना मैं सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर, और माइनस डी बाई 4। सही।
डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मतलब यही है। ठीक है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुमको दूसरा टर्म याद रखना है वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई को कहाँ पे कट करेगा ग्राफ। तो वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स जीरो होता है, तो तुम क्या करो इसी में एक्स को जीरो पुट कर दो, यहाँ जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, सी आ गया, सी। वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, सी वाला पॉइंट हो गया। तो अगर पॉइंट की तरह से लिखोगे तो कैसे आएगा, जीरो सी, समझ में आए, बस इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद साथ में एक चीज और याद रखना है कि अगर देखो होता क्या है, अगर हमारा ए पॉजिटिव है तो ग्राफ या तो ऐसे बनेगा, ध्यान से समझना इस बात, ये हमारा एक्स एक्सिस है, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ठीक है, और ग्राफ या तो ऐसे बनेगा, ऐसे, इन्हीं तीनों केस में से कोई एक केस बनेगा, सही। और अगर ए नेगेटिव है, अच्छा तुम बोलोगे सर ये सब कैसे आपको पता है, तो ये सब इसलिए पता है क्योंकि ये हमने 11th क्लास में, मैं ये मान के चल रहा हूँ 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसके पीछे पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो अभी मैं उस डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे मान लो उसको बताने का तरीका ये है कि पहले यहाँ से ए कॉमन निकालोगे, ए कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, सॉल्व करोगे तो अपने आप एक पैराबोलिक इक्वेशन बन जाएगा। पैराबोला आई होप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो पैराबोला ही तुमको ऐसा ग्राफ होता है, पैराबोला का ग्राफ ऐसे ही बनता है, ये ऐसा, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर अगर पैराबोला है तो ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इसी उसी तरह से वो मैं एक्सप्लेन अभी करूंगा नहीं, वो सारा एक्सप्लेनेशन ऐसे ही बनेगा। तो ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। अच्छा ए अगर नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो। अच्छा ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम होता है लीडिंग कोफिशिएंट, वो तो क्वेश्चन में देख कर तुमको आइडिया लग जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगा तीन तरीके से, अगर वो नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे, या तो ऐसे बनेगा, ठीक है, या फिर ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा। अब कब कब बनेगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अच्छा चलो जी, उसके बाद ओके फाइन, उसके बाद साथ में एक और चीज तुमको ध्यान क्या रखना है कि जैसे मान लो कोई भी एक मतलब कोई फंक्शन मुझे दिया हुआ है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और एक फंक्शन मेरे को दिया हुआ है, लेट्स से एक फंक्शन है जिसने क्या किया, ग्राफ को ऐसे कट, फंक्शन का ग्राफ है y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मुझे दिया हुआ है, उसने क्या किया, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट किया, एक अल्फा पे कट किया, एक बीटा पे कट किया और एक गामा पे कट किया। तो मैं तुमसे अगर पूछूंगा कि एफ ऑफ एक्स बराबर 0, इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स। तो रूट्स देखने का तरीका क्या होता है कि ग्राफ बनाओ, जितनी बार भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो ऑफ कोर्स वो यस 3 रूट्स रहेंगे। ओके फाइन, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो जरा इस बात को, यहाँ पर जो हमारा ये जो ग्राफ बन रहा है इसमें इसमें ना तो इसने एक्स को कट किया ना टच किया, इसका मतलब कि ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं आ रहा होगा। अगर कोई रियल रूट नहीं आता है तो कब नहीं आता है, जब हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आए, क्वाड्रेटिक के केस में अगर कोई ग्राफ ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है, इसका मतलब कि उसका रूट रियल रूट नहीं आ रहा है, रूट तो आएगा लेकिन वो इमेजिनरी रूट है। इमेजिनरी रूट कब होता है, जब डी नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, दो डिस्टिंक्ट रूट आ रहा है यहाँ पे, दो डिस्टिंक्ट रूट हो गया अल्फा और बीटा, इसका मतलब कब ये कब हो सकता है, जब डी पॉजिटिव हो जाए। समझ में आ रहा है, यस सर। तो मतलब अगर ए तुम्हारा पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ए तुम्हारा पॉजिटिव हो और डी भी पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और इस वाले केस में क्या होगा कि ए पॉजिटिव हो जाए और डी बराबर 0, बराबर 0 क्यों किया, क्योंकि देखो ऐसे तुम सोचो डी इक्वल टू 0 क्यों हो रहा है यहाँ पे, जैसे मान लो जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। अभी अल्फा और बीटा के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा है, अब मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस को थोड़ा खिसका दिया, मैं एक्स को यहाँ पे लेकर के आ गया, तो तुम देख रहे हो क्या देख रहे हो कि अल्फा और बीटा थोड़ा पास में आ गया, फिर मैंने एक्स को और खिसकाया नीचे, अल्फा और बीटा और पास में आ गया, आ रहे समझ में, फिर एक्स को और नीचे खिसकाया, अल्फा बीटा और पास में आ गया। एक सिचुएशन ऐसा होगा जब दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, मतलब इसी पॉइंट पर अल्फा और बीटा दोनों भी, यानी कि रूट कैसा होगा, रिपीटेड रूट,
तो रिपीट कब करता है? जब एक्स एक्सिस टच करता है किसी ग्राफ को, तब पैराबोलिक। तो यहाँ पर इसका मतलब कि यहाँ पे रूट रिपीट करता है, रूट रिपीट हो गया, अल्फा और बीटा एक ही जगह पे आ गई, वो दोनों एक ही रूट बन गया। इसका मतलब कि वो कब होता है? जब डी बराबर 0। सेम लॉजिक से अब इस साइड पे आ जाओ, इस साइड पे ए नेगेटिव है और इस ये ग्राफ ना तो एक्स को कट करे ना टच करे, यहाँ भी क्या होगा? डी क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ पर भी ए नेगेटिव होगा, यहाँ पर डी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी क्यों पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। सही है, ओके फाइन। अब मैं ग्राफ बनाना सिखाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस केस में ए नेगेटिव होगा और डी बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट एक ही पॉइंट पे आ गया, अल्फा बीटा एक ही पॉइंट पे आ गया। तो बस इतने सिखाना है। ओके चलो, अब ग्राफ कैसे बनाना है तुम लोगों को, तो ग्राफ देखो भाई, ग्राफ बनाने आ गया तो बहुत काम हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे मान लिया मैं तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि ड्रॉ द ग्राफ of y is equal to f of x is equal to क्या लेंगे? x square plus 5x x square minus 5x। ओके चलो जी, फटाफट से ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो क्या करो, इसको देख करके फटाफट से ABC लिखो। तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -5, c का वैल्यू हो गया 6। यस, और उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर हो गया -5 का स्क्वायर, ठीक है, और -4 × 1 × 6, तो -5 का स्क्वायर हो गया 25 -24, और ये भी 1 हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, a मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे ध्यान से देखो, a का वैल्यू 1 है तो ग्रेटर देन 0, और d भी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे पहले से पता है ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके चलो जी, अब ग्राफ बने कैसे वो तो बात की बात है। तो तुम फटाफट से क्या करो, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, उसके बाद फटाफट से क्या करो, वर्टेक्स निकालो। वर्टेक्स हो जाएगा -b/2 और ये हो जाएगा -g/2, ठीक है। ओके, तो -b/2 मतलब -5 और 2 मतलब 2 × 1 और -d तो -1/4a। यस, ये तुम्हारा आ गया वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। चलो, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब तुम ध्यान से देखो कि वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसमें ये वाला पार्ट जो है, एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट है, मतलब एब्सिसा जिसको तुम लोग बोलते हो, वो पॉजिटिव है, और जो तुम्हारा ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। तो ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। आ रहे समझ? ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। सब कुछ क्लियर हो रहा है? अच्छा, y इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ जो है y को कहाँ पे कट करेगा? y को कट करेगा कहाँ पे? तुमने क्या किया, इसी फंक्शन में x को 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, तो क्या मिला मेरे को? 6 मिला। तो y इंटरसेप्ट वाला जो पॉइंट होगा वो 0,6 होगा। तो y को कहाँ पे कट करेगा? 6 पे कट करेगा, 0,6 पे कट करेगा। सही है, सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने ही है। ओके, नाउ उसके बाद अगर मान लो हमारा क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज हो जा रहा है डायरेक्टली, तो उसके रूट्स भी निकाल दो। अगर डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो फिर तो देखो, रूट अगर नहीं निकला तो छोड़ ही दो। मतलब जैसे मान लो डी नेगेटिव हो गया, फिर तो इस केस में तुम्हारा रूट निकालने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर मान लो डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो इस केस में तो रूट आएगा, तो तुमको निकाल के पिक्चर मतलब ग्राफ पे शो करना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? या तो फैक्टराइज कर लो। अगर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का, ये फॉर्मूला होता है -b + -√b² -4ac/2। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो है हमारा x² -5x + 6। तो इसको तो हम फैक्टराइज कर ही सकते हैं। इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा x- और x-3। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएगा x = 2 और 3, इसके रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो मुझे फैक्टराइज करने से ही काम चल गया मेरा, और मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सब कुछ मेरे पास आ गया, दीज आर द रूट्स। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। देखो अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ध्यान से समझो इस बात को। ये रहा, सारे इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह प्लॉट कर दो। ठीक है, ये हो गया y, ये हो गया x। तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता है? जैसे पैराबोला है हमारा, ये पैराबोला है, तो वर्टेक्स वो वाला पॉइंट होता है। जैसे तो इसके पीछे बताया, ध्यान से समझना इस बात को। वर्टेक्स का मतलब क्या है? जैसे ये हमारा पैराबोला है, मान लीजिए, ठीक है, दिस इज द पैराबोला, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। और जिस पॉइंट मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद ग्राफ ने टर्न लिया इससे पहले। अच्छा, एक होता है कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग और एक कॉन्सेप्ट होता है डिक्रीजिंग। फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये, मतलब
कौन सा ग्राफ को देख के हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो उसका भी तरीका बता देता हूँ। उसका तरीका ये है, मैंने वाई बनाया नहीं बट चलो वाई बना देता हूँ। देखो होता क्या है कि अगर हम पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है, अगर मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ रहा हूँ, जैसे बढ़ रहा हूँ, तो ग्राफ कैसे चलना पड़ेगा मेरे को, ऐसे ऐसे। अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ने पर, अगर ग्राफ पे चलने पर वाई का वैल्यू लगातार घट रहा है, देखो वाई का वैल्यू लगातार घट रहा है, पहले यहाँ पे 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ने पर, अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ने पर अगर वाई लगातार घट रहा है, तो समझ जाना कि फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये देखने का तरीका होता है। उसी तरीके से अगर पॉजिटिव एक्स में तुम बढ़ रहे हो, पॉजिटिव एक्स में बढ़ने पर इस पॉइंट के आगे क्या हुआ कि ग्राफ कैसे चलने लगे, इस बार क्या हो रहा है कि वाई का वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव एक्स में बढ़ने पर अगर वाई का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव एक्स बढ़ाने पर अगर वाई डिक्रीज करे तो फंक्शन डिक्रीजिंग, पॉजिटिव एक्स को बढ़ाने पर वाई भी बढ़े तो फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। तो होता क्या है कि अगर कोई फंक्शन पहले डिक्रीजिंग था, तो पैराबोला में क्या होगा, पहले डिक्रीजिंग फंक्शन था, बाद में कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अगर कोई ग्राफ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में ट्रांजिशन है ना, तो कोई पैराबोला डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जा रहा है, या फिर उल्टा भी देखो, उल्टा जैसे वो वाला ग्राफ देखो सेकंड ग्राफ, ये तो थोड़ा मैं ओवर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, IIT के हिसाब से बहुत है, ठीक है। जैसे ग्राफ हमारा ऐसे है, इसी तरह ग्राफ से ऐसा है, ठीक है। इस बार क्या हुआ, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से समझते हैं इस बात को। इस बार क्या हो रहा है, इस बार अगर मैं पॉजिटिव एक्स में बढ़ूंगा तो इस बार मैं ऐसे दूंगा ग्राफ पे ऐसे, इस बार वाई का वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस बार इंक्रीजिंग है पहले, फिर इस पॉइंट के आगे क्या हुआ, इस पॉइंट के जैसे ही आगे बढ़े तो हमारा वैल्यू लगातार क्या होने लग गया, घटने लग गया। जैसे मैं पॉजिटिव एक्स में बढ़ूंगा तो वाई लगातार घटने लग जाएगा, तो इस बार फंक्शन क्या हुआ, डिक्रीजिंग। तो या तो इंक्रीजिंग से तुम डिक्रीजिंग में जा रहे हो, पैराबोला में यही होगा हमेशा, या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जाओगे, यही यही दो केस हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर ऐसा है तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके अबाउट ग्राफ हमारा टर्न ले, ग्राफ घूमेगा, क्योंकि विदाउट घूमे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मान लो ग्राफ ऐसे आ जाए, ऐसे हो जाए ऐसे, तो इस बार तो ये हमेशा घटता ही जा रहा है, वाई का वैल्यू घटता ही रहेगा, ये तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। आ रहे समझ लो? तो कहने का मतलब कि अगर पैराबोला को अगर अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में लेके जाना है, या फिर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में लेकर के जाना है, तो एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा उसके कर्व पे, उस कर्व पे, कि जिसके अबाउट ग्राफ हमारा टर्न है, जिस पॉइंट के अबाउट ग्राफ टर्न ले रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। यही वर्टेक्स डेफिनेशन समझ आएगा? ओके चलो, अब तो बहुत यस सर। हाँ फाइनली अब यहाँ पे आ गए। तो वर्टेक्स का केस ये रहा तुम्हारे सामने। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। तो ग्राफ मेरा, मुझे पहले से पता है कि ए मेरा पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ मुझे पहले से पता है कि ऐसा ग्राफ बनने वाला है। तो ग्राफ तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा। अब बनेगा कैसे वो देखो यहाँ पे। सबसे पहले तो वर्टेक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट आएगा, और इसने वाई को कहाँ पे कट किया, 0,6 पे कट किया, तो ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ ऐसा। ध्यान से देखो, यस, ये पॉइंट होगा तुम्हारा 0,6, सही है। अच्छा, जिस पॉइंट के बाद टर्न लिया उसने, तो वर्टेक्स, ये वाला पॉइंट हो गया वर्टेक्स। इसका कोऑर्डिनेट कितना था, अभी मैं निकाला था मुझे, ये हमें सब कुछ लिखना है, ग्राफ पे लिखना पड़ेगा, 5/2 -1/4। तो वर्टेक्स हमारा हो गया 5/2 -1/4। ओके, तो मतलब एक्स एक्सिस पे ये वाला वैल्यू होगा 5/2, और वाई पे वैल्यू हो जाएगा, ये वाला वैल्यू होगा -1/4। अच्छा, जितनी बार इसने एक्स को कट किया तो वही नंबर ऑफ रूट्स होगा, तो यहाँ पे ये 2 होगा और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 ही रूट आ रहा था इसका। यहाँ से तुम देख सकते हो 2 और 3। दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ओके, समझ में आएगा? तो अगर कोई तुमसे पूछे कि x² -5x +6 का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ x² -5x +6 का ग्राफ बनेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने लायक बात क्या है कि जैसे मान लो कि तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा कि जैसे मान लो एक पॉइंट है हमारा a, एक पॉइंट है हमारा b। तो एक a का कोऑर्डिनेट है मान लिया लेट्स से x1, y1, एंड b का कोऑर्डिनेट है x2, y2, करेक्ट है। तो a और b का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है क्या होता है, वो होता है x1 + x2/2। x1 + x2/2।
हाँ, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारे पास होगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो कि इस पॉइंट मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो मिडिल पॉइंट होगा वो यही पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो। मतलब यस 2 और सर। 3, देखो वैसे तो पॉइंट के टर्म्स में नोटेशन दोगे तो 2,0 लिखोगे, मैं इसको 3,0 लिखोगे, इसको 5/2,0। तो अब तुम ध्यान से देख करके बताओ कि जो रूट्स का जो मिडिल पॉइंट होता है, यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म निकला, क्या निकला कि जो वर्टेक्स का जो मिडिल पॉइंट होता है, सॉरी वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो बेसिकली रूट्स का, अगर रूट्स पॉसिबल है तो रूट्स का मिडिल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। ये इसको याद करो, इसको मैं बार बार रेफर करता रहूँ। ठीक है, आई होप आपको ग्राफ बनाने आ गया। ओके चलो जी, अब फटाफट से ग्राफ बनाने आ गया। तो अब तुम यहाँ से डोमेन और रेंज बता सकते हो। डोमेन क्या होगा, देखो ये ग्राफ यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये ग्राफ चलता रहेगा। मतलब मैं तो यही तो बना के छोड़ दिया है, बट ऐसे चलता रहेगा, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे मिलेगा मेरे को, एक्स पे मिलेगा माइनस इन्फिनिटी पे। ऐसे ही ये ग्राफ भी चलता रहेगा, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन तो हो गया तुम्हारा ऑल रियल। और वैसे भी याद कर लो, ये फैक्ट याद कर लो कि कभी भी कोई दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल अगर होगा, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कैसा ही पॉलिनोमियल हो, उसका डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर ही होता है। तो यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं। और अब रही बात रेंज की, तो रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज देखो भाई, रेंज अब तुमको ये सब चीज अगर आता है तो रेंज भी लिख सकते हो यहाँ से। रेंज क्या हो गया, रेंज इसने ग्राफ में वाई पे कितना कवर किया, तो वाई पे कवर किया, ध्यान से देखो 1/4 से लेकर के इंफिनिटी। ग्राफ कहाँ तक गया, इंफिनिटी तक। तो रेंज कितना हो गया, तो रेंज हो गया हमारा -1/4 से लेकर के इंफिनिटी तक हो गया इसका। हाँ जी, आप बताओ समझ में आया क्या, एनी डाउट? ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से क्लियर भी होना चाहिए, ग्राफ भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ जाओ। तो ये तुम्हारा फंक्शन खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक भी खत्म हो गया। बाकी तुम अपने आप ट्राई करके देखना, बाकी सब तुमसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अगर तुम लेक्चर को ध्यान से फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, अगला फंक्शन है हमारा y बराबर f(x) इज इक्वल टू x की पावर n। ठीक है, अब ये इसमें बहुत सारा ये मतलब मेजर टाइप है, इसमें हम बहुत सारे टाइप्स कवर करेंगे। जैसे मान लो पहला टाइप हम कवर करेंगे कि हमारा n का वैल्यू हो गया 2 है, ठीक है, और m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कहने का मतलब कि हमारा इसमें ग्राफ कैसा दिखाई देगा, y बराबर x² दिखाई देगा, x की पावर 4 दिखाई देगा, x की पावर 6 दिखाई देगा, एंड सो। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। सारे फंक्शन ग्राफ y बराबर x² हो, चाहे x की पावर 4 हो, सबका ग्राफ ऐसे दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ऐसे पैराबोलिक टाइप बोला है मैंने, ऐसा दिखाई देगा ऐसा। ये तो हो गया x² का। -1 और 1 पे जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, और अगर कोई बच्चा मेरे से बोलेगा कि सर x की पावर 4 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसा बनेगा, -1 और यहाँ से तो नीचे से आएगा, यहाँ से नीचे से आएगा, फिर इसके बाद 1 के आगे, फिर एकदम से आगे इसको क्रॉस करके निकल जाएगा। तो रेड वाला जो ग्राफ है वो है x की पावर 4 का ग्राफ, और जो ब्लू वाला ग्राफ है वो है x² का ग्राफ। तुम लोग ऐसा ग्राफ क्यों हुआ, उसके पीछे कारण देखो। तुम ऐसे सोचो कि जैसे मान लो ये x है और ये मेरा x² है और ये मेरा x की पावर 4 है। अगर मैं 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लूं, जैसे मान लो मैंने 1/2 लिया, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, और 1/2 का पावर 4 कितना होगा, 1/16 हो जाएगा। जिसका डेनोमिनेटर जितना ज्यादा होता है वो उतना ही कम होता है। तो इस बार कौन डोमिनेट करे, x² डोमिनेट करे, इसीलिए नीला वाला ग्राफ ऊपर की तरफ निकल गया, 0 से 1 के बीच में। समझ में आ रहा है, ये 0 से 1 के बीच की बात चल रही है। अच्छा, जैसे ही मैं 1 से आगे बढ़ा, 1 पे तो क्या होगा, दोनों का वैल्यू 1 हो गया, 1 पे तो दोनों कट कर रहे हैं तो दोनों का वैल्यू 1 होगा। और जैसे मैं 1 से आगे बढ़ा, तो 1 से आगे बढ़ने पर क्या होगा, जैसे मान लो ये x हो गया, x² और x की पावर 4। मान लो लेट से मैंने 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 2 की पावर 4 कितना होगा, 16। तो तुमने क्या देखा कि जैसे ही मैं 1 से आगे बढ़ा, x greater than 1, तो रेड वाला ग्राफ सीधा इसके आगे क्रॉस करके निकल जाएगा, क्योंकि वो फिर ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि उसका उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए वो ऊपर की तरफ चला गया। और जैसा ग्राफ राइट में बना है वैसे ही लेफ्ट में बना दो, तो बस ग्राफ कंप्लीट हो गया। अच्छा, कोई बोलेगा कि सर x की पावर 6 ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा, देखो भाई उसी स्केल पे ये और डोमिनेट करेगा। यहाँ से तो नीचे से आएगा, नीचे से आएगा, सबसे नीचे से आएगा, फिर एकदम से डोमिनेट करता है। तो जो ग्रीन वाला जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ हो गया, ये x की पावर 6 ग्राफ।
तो जितना तुम पावर बढ़ाओगे तो दोनों साइड से क्या होगा, दोनों साइड से हमारा y की तरफ अप्रोच, y के पास जाने लग जाएगा, ऐसे समझ रहे हैं। तो कल को अगर कोई तुमसे पूछता है कि y बराबर x की पावर 100 का ग्राफ बनाओ, तो सभी ग्राफ ऐसे ही वो बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया रहेगा, y के बहुत पास आ गया होगा। सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना है कि इसमें पैराबोला जो होगा सिर्फ कौन सा ग्राफ पैराबोला होता है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर की पैराबोला। बाकी जो है वो पैराबोलिक टाइप है, दैट इज नॉट पैराबोला। अगर कोई मेरे से पूछे, कोई बच्चा पूछेगा कि y बराबर x की पावर 4 जो है पैराबोला होता है क्या, मैं बोलूंगा नहीं, y बराबर एक्स स्क्वायर की पैराबोला होता है, बाकी सब पैराबोलिक टाइप है। तो ग्राफ पैराबोलिक टाइप है ये अलग बात है, लेकिन पैराबोला इसमें सिर्फ एक ही है, कौन है, y बराबर एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज पैराबोलिक। सही। चलो जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट। ठीक है, तो दूसरा केस, सेकंड केस, बी पार्ट। फिर मैंने क्या किया, n का वैल्यू 2m + 1 ले लिया और पावर ले लिया, तो उसमें क्या होगा कि इस बार फंक्शन तुम्हें ऐसे आएगा, x की पावर m था, तुम यहाँ से देख सकते हो x की पावर n है, n का वैल्यू एक बार 2m लिया और m पॉजिटिव इंटीजर है, तो m का वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो x की पावर 2, 4, 6 ऐसे आने लग जाएगा। अब 2m + 1 लिया तो नंबर कैसे आएंगे, y की पावर x³ बन गया, x की पावर 5 बन गया, x की पावर 7 बन गया, एंड सो ऑन। इस ग्राफ कैसे दिखाई देगा, इस ग्राफ कैसे बनेगा। अब ये ग्राफ याद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे ऊपर में। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा, ये तो साथ में याद रखना ही रखना है। डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल अगर कहीं भी होगा तो पूरा डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर। तो इसका डोमेन कितना हो गया, ऑल रियल नंबर। और रेंज कितना हो गया, तो रेंज तुम देखो ध्यान से, इसमें y में कितना कवर करके दिया, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी, दिस इज द रेंज। सही है। तो ग्राफ देख करके हमें डोमेन और रेंज भी लिखने आना चाहिए, और डोमेन रेंज याद भी करना सबका, तो मैं लिखवा रहा हूँ। चलो जी, हाँ, y बराबर x³ का ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो भाई। अभी किसी कुछ पूछना है क्या, किसी कुछ डाउट है क्या। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है ना। ओके, चलो जी। अब x³ का ग्राफ कैसे दिखाई देगा, तो वो ऐसे दिखाई देगा, देखो तो ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, यहाँ से तो ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा। और फिर वही सेम कहानी, ये तुम्हारा +1 हुआ और ये तुम्हारा -1। उसका x की पावर 5 का ग्राफ कैसे आएगा, तो वो थोड़ा नीचे से आएगा यहाँ से, फिर 1 के बाद सीधा क्रॉस करेगा, और जैसा उधर बनाया वैसे ही नीचे बना दो। तो ये ग्रीन वाला ग्राफ किसका हो गया, x की पावर 5 का। और x की पावर 7 का ग्राफ अगर बनाओगे तो क्या होगा, तो वो थोड़ा और नीचे से आएगा, इसका सीधा डोमिनेट करेगा इसको, फिर यहाँ पर भी और नीचे से आएगा, फिर यहाँ पे वो -1 का फिर सीधा डोमिनेट करेगा। तो रेड वाला ग्राफ हो गया इसका x की पावर 7 का, ग्रीन वाला ग्राफ हो गया x की पावर 5 का, और ब्लैक वाला ग्राफ हो गया x की पावर 3 का। सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, स्ट्रक्चर सबका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ओके। और तुम देख सकते हो कि जितना पावर बढ़ाओगे उतना ही दोनों साइड से ये y के बिल्कुल पास जाने लगते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। क्यों, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक। इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, -∞। ऐसे ही ये कहाँ तक जा रहा है, +∞, उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, +∞। तो ऑल रियल नंबर। और रेंज कितना हो गया, तो रेंज हो गया, अभी रेंज भी क्या हो गया, ऑल रियल। ठीक है, चलो दूसरा केस भी खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आई विल रन थ्रू, मतलब ये सब ग्राफ मुझे कंप्लीट करवा देना। नेक्स्ट है ताकि, और उसको याद कर लो, बाकी मैं नोट शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा y इज इक्वल टू, तीसरा केस, सॉरी ये तो कोई सेकंड केस हो गया, तीसरा केस है, थर्ड केस। n का वैल्यू हमने ले लिया 1/2। इस बार हमारा नंबर कैसे आएगा, y बराबर x की पावर 1/2, फिर x की पावर 1/4, फिर x की पावर 1/6, मतलब इवन पावर, इवन रूट, एक बार इवन पावर, एक बार इवन रूट। ठीक है, सेकंड रूट, फोर्थ रूट, इन सारे फंक्शन ग्राफ ऐसे दिखाई देगा, तुम ऐसा दिखाई देगा, हाँ दिस इज वाई दिस इज। ठीक है, तो इन सारे फंक्शन ग्राफ ऐसे होगा, बस याद करो ऐसा। ठीक है, अब x की पावर 1/2 होगा, x की पावर 1/4 होगा, चाहे x की पावर 1/6 होगा, सबके ग्राफ का स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। ठीक है, आप फटाफट से डोमेन लिखो, तो डोमेन तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, डोमेन हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसने x में कितना कवर करके दिया, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, रेंज कितना हो जाएगा, तो रेंज भी कितना हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, बस 0 भी इंक्लूडेड है, 0 भी इंक्लूड कर दिया। सी पार्ट हो गया, अब बी पार्ट पे आ जाओ। तो अगला पार्ट है हमारा, n का वैल्यू तुमने ले लिया 1/2m + 1 ले लिया। ठीक है, ओके।
तो इस बार फंक्शन कैसा आएगा, इस बार फंक्शन तुम्हारा आएगा y बराबर x की पावर 1/3, x की पावर 1/5, x की पावर 1/7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी याद करना, बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली अकरिंग है ये सारे ग्राफ्स, तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है हमारे पास। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसी तरह ऐसे, और इसकी दूसरी ऐसे, हाँ, ये ग्राफ होगा, ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। सही है, ओके फाइन। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है क्या, कोई परेशानी तो नहीं किसी बच्चे को भाई? ओके चलो जी, बहुत बढ़िया। ना हो, अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। जैसे आप तुम रट्टा लगाओ, वैसे रटना क्या है समझ तो आ ही रहा है, ग्राफ से देख ही सकते हो, ग्राफ बस याद कर लो। ग्राफ अगर याद रहेगा तो तुम्हारी जिंदगी जो है कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। इसको तो मैं बार बार प्रूफ करके दिखाता रहूँ। रेंज कितना हो गया, ऑल रियल नंबर। चलो जी आगे बढ़ते, 4 पार्ट हो गया, 4 फंक्शन ऐसे डेट कर लिए, और 5वां फंक्शन ई पार्ट। अब मैंने n का वैल्यू ले लिया -2m ले लिया, सही है। इस बार फंक्शन कैसा आएगा, तो इस बार फंक्शन आएगा x की पावर -2, ओके ना, x की पावर, और m कैसा है मेरा पॉजिटिव इंटीजर, ये तो चली रहा है, तो m का वैल्यू एक बार 1 रखा माइनस, तो -2 बन जाएगा, एक बार 2 रखा तो -4 बन जाएगा, सही, x की पावर -6 एंड सो ऑन। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/x², 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 6, ओके फाइन, चलो ये बात करिए, ठीक है एंड सो ऑन। तो 1/x² हो चाहे 1/x की पावर 4 हो, इन सारे फंक्शन ग्राफ ऐसे दिखाई देगा तुमको, ऐसा, y दिस इज x, ओके, ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा और ऐसा, सही, ओके। इस बार क्या हुआ, इसका डोमेन कितना हो जाएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे देखो, ध्यान से देखो कि ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला जो ग्राफ है, ये y को कभी टच नहीं करेगा। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये हमारा y एक्सिस है, ध्यान से समझना थोड़ा इस बात को, ये हमारा y एक्सिस है और ग्राफ ऐसे आता रहेगा, ऐसे ग्राफ कभी टच नहीं करेगा इसको, और टच भी कहाँ जाके करेगा, तो इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, ऐसा ऐसा तुम मान के चलो। जैसे तुम रोड पे चलते हो, जैसे मान लो तुम कभी रोड पे खड़े होकर देखना, जब बहुत दूर जब देखोगे तो तुमको लगेगा कि दोनों रोड आपस में मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कभी वो रोड आपस में मिलता नहीं है। वही सेम कहानी यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी एक्चुअल में क्या होगा कि बेसिकली ये जो हमारा ग्राफ है, ये कभी टच करेगा नहीं इस वाई को। अगर टच करेगा तो कहाँ पे जाकर टच करेगा, इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा, और इन्फिनिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है दुनिया में। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इन्फिनिटी, तुम किसको बोलोगे? कोई बच्चा मेरे को बोलेगा सर 50 लाख करोड़ रुपए मैं इन्फिनिटी बोल देता, तो मैंने क्या किया, 50 लाख करोड़ में 50 जीरो और ऐड कर दिया, वो तो उससे बड़ा नंबर निकल जाएगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किसी नंबर को ना तो प्लस इन्फिनिटी बोल सकता हूँ, ना ही किसी नंबर को माइनस इन्फिनिटी बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो इसीलिए आइडिया क्या होगा कि अगर ये ग्राफ टच कर जाता है इस वाई को, तो फिर ये 0 वाला पॉइंट भी ऑब्टेनेबल हो जाता है। लेकिन अगर ये टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब 0 वाला पॉइंट ऑब्टेनेबल नहीं होगा। बाकी इसने क्या किया, सारा x कवर करके दे दिया तुमको, सारा x कवर करके दे दिया, सिर्फ कौन सा वैल्यू नहीं देगा, ये 0 नहीं देगा। तो इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो दोनों तरीका करेक्ट, जो भी तुम्हारा मन करे लिखो, ठीक है, दोनों बातें सही। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 नहीं आया, सही है, ओके चलो बहुत बढ़िया, ये डोमेन हो गया। और रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज y में इसने कितना कवर करके दिया, तो y में इसने कवर करके दिया। देखो अब ऐसे ही सेम लॉजिक से, ये हमारा y एक्सिस है, और ग्राफ जो है चाहे इधर से ग्राफ आ रहा है चाहे इधर से ग्राफ आ रहा है, ये कभी टच नहीं करेगा x एक्सिस को। अगर टच नहीं करेगा तो ये 0 वाला पॉइंट, मतलब y एक्सिस पर जो 0 वाला पॉइंट है वो कभी ऑब्टेनेबल नहीं होगा। तो 0 को हटा दो, 0 से आगे आगे देखना है, तो 0 से आगे देखा तो रेंज कितना हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी, सही। यस सर। चलो तो डोमेन और रेंज देखना आ गया, तो ई पार्ट भी खत्म। आगे बढ़ते, थोड़ा सा फास्ट है बट चलो कोई बात नहीं, ताकि मैं बहुत कुछ कवर करवा सकूँ आप लोगों को। ठीक है, अगला पार्ट मैंने क्या किया, n बराबर -2m - 1 लिया। इस बार मैंने -1 लिया, क्यों? क्योंकि मुझे एक और केस कवर करना है इसमें। अगर मैं +1 लूंगा तो माइनस मतलब 3 से स्टार्ट होगा, बट इस बार -1 क्यों लिया, उसके पीछे कारण है, देखो। इससे क्या होगा कि इसमें मेरा एक फंक्शन, जब मैं m का वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 1 जब 2 में से 1 गया 1, तो एक फंक्शन बन जाएगा y बराबर x की पावर -1। तो ये भी मुझे कवर हो गया, ये केस भी कवर हो गया, x की पावर -3, x की पावर -5, x की पावर -7। तो फंक्शन कैसा दिखाई देगा, 1/x, 1/x3, 1/x की पावर 5 एंड सो ऑन। तो इस बार क्या हुआ, ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा,
y बराबर 1/x। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद करो, 11 क्लास का टॉपिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है उसका ग्राफ ऐसे भी बनता है, कैसा बनता है, y बराबर 1/x, ऐसा बनता है ये। और तो कहीं पर भी y बराबर 1/x फंक्शन हो तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। याद करो, अच्छे से याद करो, बहुत जगह पे मतलब पूरे कैलकुलस में यूज होता है, पूरे मैथ्स में यूज होता है। ठीक है, सही है। अब तुम ध्यान से देखो, ये हमारा अच्छा 1/x³ का ग्राफ भी ऐसे ही होगा, 1/x का पावर 5 का ग्राफ भी ऐसे ही होगा, बस थोड़ा बहुत अंतर आएगा, स्ट्रक्चर में अंतर आएगा, बस रहेगा वैसे ही। ठीक है, चलो डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सही है, क्योंकि 0 वाला पॉइंट फिर से अगेन ऑब्टेनेबल नहीं होगा एक्स एक्सिस पे। और सेम लॉजिक से इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, इसका रेंज भी वही होगा, इस बात तो रेंज भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। चलो बहुत बढ़िया, याद करिए अच्छे से। तो एफ कितने पार्ट हो गए, तो ये होगा तुम्हारा, कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से एक फर्स्ट पार्ट, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 बहुत अच्छा है, तो 2 और कवर कर देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी। ठीक है, तो एन का वैल्यू ले लिया मैंने इस बार -1/2m। पहले क्या लिया था, -2m लिया था, अब -1/2m लिया, तो m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें फंक्शन कैसा आएगा, इसमें फंक्शन आएगा x की पावर -1/2, -1/4, -1/6 एंड सो ऑन। फंक्शन कैसा दिखाई देगा, 1/x की पावर 1/2। सही है, 1/x की पावर 1/4। अब ये सब मैं बार बार बता देता हूँ तुम लोगों को, मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया x की पावर 1/4, 1/x की पावर 1/4, वहां पे हम 10 घंटे सोच रहे, लिमिट वगैरह में यूज करना है। और ग्राफ से भी हम लिमिट वगैरह क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से। एरिया वगैरह निकालना तो वहां भी यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज कर सकते हो। अब हम वहां पे 10 घंटे सोच रहे हैं, सोचने लग गए कि 1/√x का ग्राफ कैसे होता था, 1/x की पावर 1/4 का ग्राफ कैसे होता था, तो फिर तो हो गया, काम खराब हो जाएगा। इसलिए याद ही कर लो, रट्टा लगा लो, जैसे मैं से कर लो, याद है ग्राफ। तो ये हो गया y, ये हो गया x, ग्राफ ऐसा दिखाई देगा ऐसा। ठीक है, बस खत्म। डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, और रेंज भी वही हो जाएगा 0 से। सही, तो सातवां एक कवर हो गया। अब 8वां पार्ट इसी का 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में हमने क्या किया, n का वैल्यू ले लिया इस बार -1/2m + 1। सही है, और m बिलोंग्स टू पॉजिटिव। तो इस बार जो फंक्शन दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा, y बराबर x की पावर -1/3, x की पावर -1/5, x की पावर -1/5, सॉरी 7। ठीक है, समझ आ रहा है तुमको, एंड सो ऑन। सही है, इसको चाहो तो ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो, इसको क्या लिखोगे, 1/x की पावर 1/3, मतलब ऑड रूट लेकिन रेसिप्रोकल में। ठीक है, तो इन सारे फंक्शन ग्राफ ऐसे ही दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, जैसे 1/x अगर आप बनाया था ना, ये वाला ग्राफ इसी टाइप का ग्राफ दिखाई देगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। थोड़ा सा भी थोड़ा थोड़ा अंतर है बट लेकिन स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई एक्स, ग्राफ ऐसा दिखाई देगा ऐसे, और इसी का दूसरा ब्रांच ऐसे आएगा ऐसे, बस बताओ। डोमेन अगेन वही रहेगा तुम्हारा, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और रेंज क्या हो जाएगा, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो दीज आर द ग्राफ्स यू आर सपोज्ड टू कीप इन योर माइंड। ओके, चलो जी, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? हाँ जी, अब मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन और सर ने लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ करवा दिया हुआ है या नहीं करवाया? सर नहीं करवाए। ओके, नहीं करवाया सर। ओके नो चलो सर। जी, ओके चलो जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आ जाओ फटाफट से, जल्दी। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है, आपने अपना नंबर देख लेना जो भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने का तरीका क्या है, तो अगर कोई फंक्शन है हमारा y बराबर f(x) = a की पावर x, और साथ में कंडीशन है कि a बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव एक्सेप्ट 1, 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 की पावर x तो क्या होता है, कांस्टेंट बन जाए। क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी नंबर रखो x, तो 1 की पावर में 2 रखो, 3 रखो, 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी रखो, तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो y बराबर 1, वो तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया। तो कांस्टेंट फंक्शन से बचाने के लिए हमने क्या किया, ऑल अच्छा बेस भी नेगेटिव नहीं होगी, बेस भी कैसा नंबर होना चाहिए, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, और साथ में 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पॉजिटिव रियल का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव रियल का मतलब हुआ कि 0 से आगे है, तो ये हमारा 0 वाला पॉइंट है, और बीच में 1 भी नहीं ले सकते, तो 0 को भी इंक्लूड नहीं करना है।
पॉजिटिव नंबर में ये बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव नंबर में जीरो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो जीरो को हम इंक्लूड नहीं करते। कोई मेरे से बोलेगा कि क्या जीरो पॉजिटिव नंबर है, तो मैं बोलूंगा नहीं, तो इसलिए हमने जीरो पर भी क्या लगा दिया, फॉलो सर्कल लगा दिया। समझ में आ रहा है? और वन भी इंक्लूड नहीं करना है, तो वन भी हटा दिया यहाँ से। तो इंटरवल मेरा दो पार्ट में ब्रेक हुआ। कैसे कैसे ब्रेक हुआ? एक तो यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हुआ, और दूसरा इंटरवल हमारा ऐसे ब्रेक हुआ, वन से आगे आगे। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो केस बनेंगे। कौन कौन सा केस बनेगा? चलो जी, तो केस वन, अगर हमारा ए जो है बेस 0 और 1 के बीच लाई करो, समझ में आ रहा है? तो उस केस में क्या होगा कि हमारा फंक्शन ऐसा दिखाई देगा, y बराबर 0 और 1 के बीच का नंबर 1/2x, 1/3x, 1/4x एंड सो ऑन। अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा पाई का वैल्यू, तो 3.14 नहीं होता एग्जैक्ट, ये चलता रहता है। और आप लोग पाई को कैसा नंबर बोलोगे? तो इरेशनल नंबर, रैशनल नहीं बोलेंगे। रैशनल हमारे लिए बस 10th क्लास तक था, ठीक है। 22/7 लिख दिया, वो मतलब फॉल्स लॉजिक है, वो सब मतलब नॉट 100% करेक्ट, ठीक है। तो पाई होता है एक नंबर, और एक होता है ई। ई एक नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड नेपियर्स कांस्टेंट। नेपियर्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 2.71 समथिंग, चलता रहता है, ये भी खत्म नहीं होता। तो ये भी नंबर कैसा नंबर होगा? तो दिस इज ऑल्सो इरेशनल, ठीक है। अगेन तो फिजिक्स वगैरह में आप लोग खूब यूज करते हो ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों क्या लगता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है, जैसे उन्होंने पढ़ा होता है कि e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन भी पढ़ा होता है उन्होंने, और इंटीग्रेशन भी पढ़ा होता है उन्होंने। तो उनको लगता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब सिर्फ यही होता है, ऐसा नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सब का सब होगा। 1/2 की पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल है, 1/3 की पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल है, 1/4 की पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर कोई बच्चा मेरे को बोलेगा कि सर 1/e की पावर x, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली फाइन है, सही। ओके, चलो जी, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, तो रही बात कि अगर हमारा बेस अगर 1 से छोटा है, ठीक है, बेस अगर 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये सबके सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसा नहीं कि e की पावर x ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ऐसा नहीं। ये दीज आर ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ऐसा ग्राफ कैसा बनेगा? तो ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसा। ग्राफ याद करना, रट्टा लगा। बनता कैसे हो तो बात की बात हो, तो उसको तुम भूल जाओ, तुम्हारे लिए काम का चीज बस तुम बता रहा हूँ, याद कर। ऐसे आएगा, ऐसे। इसको टच नहीं करेगा, मतलब इसको टच नहीं करता है। थोड़ा स्मूथ करवाएगा, हाँ, ऐसे आएगा, और उसको टच नहीं करेगा, ठीक है। मतलब डिस्टेंस कम होता रहेगा लेकिन टच नहीं करेगा, सही है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये वाला पॉइंट जो होता है वो होता है 0,1, सही है। ओके, अगर हमारा बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो हमारा ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा जो मैंने स्क्रीन पे बना रखा है, ठीक है। तो 1/2 की पावर x का ग्राफ हो तो भी ऐसा ही बनेगा, 1/3 की पावर x का ग्राफ हो वो भी ऐसा ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर वाइज ऐसा ही आएगा, बट मतलब जितना बेस तुम बढ़ाते जाओगे तो थोड़ा बहुत चेंज करता रहेगा। कौन डोमिनेट करेगा वो उस बात पे डिपेंड करता है। जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा वो उतना छोटा नंबर होगा, तो वो कम डोमिनेट करेगा। तो उसके हिसाब से तुम बाकी अपने आप सेट करके देख सकते हो। चलो, हाँ, अब रही बात कि यहाँ पर समझने वाला पॉइंट है वो क्या है, डोमेन क्या होगा। तो डोमेन तुम देखो यहाँ पे ऑल रियल नंबर, मतलब इसमें पूरा यहाँ ये कहाँ तक जाएगा, पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा? इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे। यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा? इन्फिनिटी तक। तो पूरा एक्स एक्सिस कवर हो गया, तो ऑल रियल नंबर इसका हो गया, डोमेन हो गया। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज कितना होगा? तो रेंज हो जाएगा, इसने वाई में कितना कवर करके दिया, तो वाई में कवर करके दिया ये वाला पार्ट, ये जीरो वाला पॉइंट ऑब्टेनेबल नहीं है, तो जीरो पे ओपन लगा दिया। और जीरो से लेकर कहाँ तक गया? ये इन्फिनिटी पे, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन कहाँ पे आएगा? इन्फिनिटी पे। तो जीरो से इन्फिनिटी बस, दैट्स इट। दूसरा इसमें एक और पॉइंट है समझने वाला कि अगर मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ता हूँ तो ग्राफ पे मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। वाई का वैल्यू लगातार घट रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं क्वेश्चन करते टाइम। तो अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ रहे हो, तुम यहाँ पे ध्यान दे, तो अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ने पर क्या हो रहा है? तुम्हारा वाई का वैल्यू लगातार घट रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको भी, इस फैक्ट को भी याद रखिए। अगर हमारे किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो फिर क्या होगा कि फिर वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो फंक्शन का वैल्यू हमेशा लगातार घटता रहेगा, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारा केस 1 हो गया।
अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2, तो केस 2 में क्या होगा कि हमने ए का वैल्यू, क्योंकि तुमको याद होगा कि हमने दो इंटरवल में ब्रेक किया था। एक इंटरवल हमारा 0 से 1 के बीच में, एक तो ये इंटरवल है 0 से 1, और एक 1 से आगे है। तो इस बार क्या किया मैंने, दूसरा केस ले लिया। अगर मेरा ए बेस 1 से आगे चला, तो अगर बेस मेरा 1 से आगे चला गया तो फंक्शन कैसे होगा, y बराबर 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, और इसमें e की पावर x। क्यों? क्योंकि e का वैल्यू अभी लिखवाया था दूसरे पहले, कितना लिखवाया था, 2.7। ऑफ कोर्स ये 1 से तो ग्रेटर ही होगा, सही है। तो दैट्स व्हाई तुम लोग जो पढ़ते हो, जो एक स्पेशल केस पढ़ते हो, ये जो फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो बच्चों को लगता है कि सिर्फ यही वाला फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट ऐसा नहीं है। ये 2 की पावर x भी एक्सपोनेंशियल है, 3 की पावर x भी एक्सपोनेंशियल है, 4 की पावर x भी एक्सपोनेंशियल है, सब एक्सपोनेंशियल है। अब रही बात इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनेगा इसका ऐसा, देखो, एंड सो ऑन। बाकी लिखेगा उसका जो ग्राफ दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा, दिस इज y, दिस इज x। ये ग्राफ कैसे, ठीक है, बिल्कुल ये वाला पॉइंट वही आ जाएगा, 0,1 हो गया, सही है। डोमेन तो वही रहेगा क्योंकि फंक्शन तो चेंज नहीं हुआ है, तो डोमेन वही, ऑल रियल नंबर, रेंज अगेन 0 से इंफिनिटी, सही। ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया। और इसमें एक और खास बात तुमने नोटिस किया होगा कि अगर पॉजिटिव एक्स में बढ़ोगे तो इस बार ग्राफ कैसे चलना पड़ेगा, ऐसे। तो y का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, इस बार फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये दोनों में अंतर है, बस यही एक अंतर है। अगर हमारा बेस अगर 0 से 1 के बीच में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर बेस अगर 1 से ग्रेटर हो गया तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। दोनों का अपना स्पेशल इंपोर्टेंस है और दोनों का अपना स्पेशल यूज है, उसको हम बाद में डीप करेंगे। बट एक बार समझ में आया, आप ये बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है सही बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। होंगे आप लोग, ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो दैट इज योर लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, चलो, तो नेक्स्ट है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। नंबर अपने आप देख रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है कि इसमें दो तीन बातें याद रखनी है कि पहले डिफाइन कर लेते हैं, y बराबर एफ ऑफ एक्स लॉग ए एक्स, ठीक है। ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे होता है। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस। और इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। जो यहाँ जो नंबर लिखा गया होगा दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो होता क्या है कि लॉग तभी डिफाइन हो पाएगा, ये बड़ा कंडीशन याद रखना, जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन वगैरह निकालना होगा तो हमें इसी फैक्ट का यूज करना है। क्या क्या फैक्ट क्या यूज कर रहे हैं कि लॉग फंक्शन इज डिफाइंड अगर मान लिया, क्या क्या कंडीशन होगा। पहला कंडीशन, एक तो बेस तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, बेस हमारा 1 के बराबर नहीं हो सकता कभी। और तीसरा, जो आर्ग्यूमेंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन मैच कर गया साइमल्टेनियसली, लेकिन साइमल्टेनियसली जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड का मतलब है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे मतलब तुम लोगों ने, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि मतलब एक तो कॉन्सेप्ट होता है यूनियन का कॉन्सेप्ट होता है और एक होता है इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, मतलब उनको पूरा मैथ्स खत्म हो जाता है, उनको यही पता नहीं चल पाता कब यूनियन लगाना है और कब इंटरसेक्शन लगाना है, उनको यही समझ नहीं आता किस क्वेश्चन में यूनियन लेना है, किस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन लेना है, उनको पता ही नहीं चलता। तो देखो, मतलब इसका याद रखने का तरीका क्या है, चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज करो, देखो तुम ऐसे सोचो, जरा मेरी बात पे ध्यान देना। जैसे मान लो एक सेट हमारा है, हमारे पास -1 है, 0 है, 2 है, 4 है, सही है। और एक दूसरा सेट हमने लिया 0, 2, 9, 11। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, तो उसमें ये एलिमेंट्स आएंगे, 1 आएगा जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, 2, 4, 9 और 11, ठीक है। और अगर मैं वही उसी लाइन पे पूछूं ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा जो दोनों में कॉमन है, कौन कॉमन है, डी होगा, ठीक है। अब तुम ध्यान से सोचो, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे। जो ए यूनियन बी वैसा सेट है जिसके एलिमेंट या तो ए में प्रेजेंट है या फिर बी में प्रेजेंट है, मतलब दोनों के बीच में क्या आ रहा है, और समझ में आ रहा है तुम लोग, ध्यान समझो इस बात को।
अगर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन, अगर मुझे और का सेंस आ रहा है, और मतलब मैंने बोला कि या तो ये काम करो या फिर ये काम करो, अगर और का सेंस आ रहा है तो यूनियन लेंगे, समझ आ रहा है। अच्छा, इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, देखो इंटरसेक्शन में हो रहा है, कंडीशन है मेरे पास कि ए में तो होना ही चाहिए और एंड बी में होना चाहिए। एंड, इस बार क्या कौन सा वर्ड आ रहा है, एंड। तो अगर एंड का सेंस है, एंड का सेंस मतलब कंडीशन है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने ए को सेटिस्फाई करा घर चले गए, ऐसा नहीं। ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन है। तो एंड वाला जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड कंडीशन। अगर एंड वाला वर्ड है तो दैट इज कॉल्ड कंडीशन, और वाला वर्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन। मेरे पास ऑप्शन या तो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए। तो कहीं पर भी अगर और का सेंस आ जाए तो यूनियन लेंगे कैसे, और कहीं पर भी एंड का कॉन्सेप्ट आ जाए, मतलब एंड मतलब एंड का सेंस है, मतलब हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड, इंग्लिश वाला और आएगा तो यूनियन, हिंदी वाला और आएगा तो इंटरसेक्शन, बस ऐसे आता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि कंडीशन, यहाँ पर जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका होगा कि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि किसी बच्चे ने ये सेटिस्फाई कराया और घर चला गया, इसको सेटिस्फाई ही नहीं कराया, इसको सेटिस्फाई ही नहीं कराया, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो हमारा लॉग फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 भी होना पड़ेगा। फिर क्या करोगे, एंड ए नॉट इक्वल्स टू 1 भी होना पड़ेगा, एंड आर्ग्यूमेंट एक्स भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन है मेरे पास, तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब पहला स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए, एंड दूसरा भी ट्रू होना चाहिए, एंड तीसरा भी ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पहला ट्रू हो गया या फिर दूसरा ट्रू हो गया, ऐसा नहीं है। तीनों में से कोई भी एक केस फेल कर गया, हमारा ये जो लॉग है वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो तुमको करना क्या है, जब भी तुमको लॉग का डोमेन अगर निकालना हो तो तुम क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, इस वाले इनिक्विटी को सॉल्व करोगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग को इनिक्विटी सॉल्व करना आता है। अगर किसी बच्चे को इनिक्विटी नहीं आता तो प्लीज इनिक्विटी पहले सीखो एंड देन इस चैप्टर पे फोकस करें, ठीक है। और इनिक्विटी को छोटा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो फाइनली यहाँ पे तुम ध्यान से देखो क्या करोगे, इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन 1 आ गया, फिर इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन 2 आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन 3 आएगा। और एंड है तो एंड की वजह से क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जब तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो जाकर के हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ऐसे सोचो कि मैं तुमको बोला कि फाइंड द डोमेन, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल हो रहे हैं पर चलो, फाइंड द डोमेन, थोड़ा सारा सब कुछ लिंक्ड है ना, इंटरलिंक्ड है। फंक्शन मुझे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ भी फंक्शन है, तुम्हारा लॉग ले लिया और यहाँ पर ले लिया x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर ले लिया मैंने x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब इसका डोमेन लेने को निकालना, सही। तो अब तुम ऐसे सोचो कि अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं है सब चीज तो क्या करेगा, वो उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएगा वो, तो पहली बात। अब तुमको क्या सिखाया, लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे जो चीज लिखा होता है उसको बेस बोलते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन तो क्या होगा, पहला कंडीशन x माइनस 1 और x प्लस 1 दिस मस्ट बी पॉजिटिव। इसको सॉल्व किया, सॉल्व, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को ये सब सॉल्यूशन करने आता है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये हमारा इसका आंसर है, सही। इसका सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन फिर सेटिस्फाई कराया किसको, x माइनस 1 x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल्स, ठीक है। सॉल्व किया इसको, x माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू x प्लस 1, x प्लस 1, यहाँ से x कट गया तो ऑफ कोर्स -1 और 1 बराबर नहीं होता, ये तो हमेशा ट्रू है। अगर कोई स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है तो उसका सॉल्यूशन होता है x बिलोंग्स टू r, तो सेकंड स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, सही है। चलो अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेते, आंसर लाने के लिए थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। क्वेश्चन तो अपने मन से बना दो, मैं इसमें 4 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। चलो तो इसको भी यहाँ पे भी मॉडिफाई कर देते हैं, इसको बस मॉडिफाई कर दिया तो हमारा क्या बन गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व कर तुम लोग आते ही है, माइनस कॉमन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई किया x माइनस 2 x प्लस लेस देन 0, इसका सॉल्यूशन होता है x बिलोंग्स टू -2 से 2, सही, यस, ओके। चलो ठीक है। अब तुमको करना क्या है, देखो अब तुमको क्या करना है फाइनल आंसर के लिए, मतलब इसका इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए
तुमको ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कराना है, और ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करना है। ये तो तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो अब तुम ऐसे सोचो कि ये वाला स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है। अगर कोई रियल नंबर के साथ, रियल नंबर लाइन के साथ किसी चीज का इंटरसेक्शन लो, तो उसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कहीं पर ऑल रियल नंबर और एक सेट मुझे ए दिया हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ऑफ कोर्स ए आएगा, क्योंकि रियल नंबर लाइन में सब कुछ कवर हो जाता है ना, अपने आप ही कवर हो जाता है। तो बेसिकली आइडियली मुझे इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन लेना सिखा देता हूँ। इंटरसेक्शन कैसे लोगे, सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पे, सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे -2। यस, फिर किसका नंबर आएगा -1, फिर किसका नंबर आएगा 1, फिर किसका नंबर आएगा 2। चलो जी, अब सेट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो पहला सेट है -∞ से -1, तो -∞ से -1 हमारा ये सेट हो गया। -∞ से आना है -1 तक आना, लेकिन -1 पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे हॉलो शब्द लगाया। ठीक है, ध्यान से देखो। वैसे ही यहाँ पर भी 1 से इंफिनिटी, ये रहा हमारा, इसी सेट का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये हमारा पहला सेट हुआ, ए सेट। ठीक है, और जो दूसरा सेट है -2 से 2 तक, तो वो है -2 से 2 तक। ओके फाइन। अब दोनों में कॉमन पार्ट कितना आया, देखो भाई कॉमन पार्ट कितना आ रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट, कितना पार्ट कॉमन, सही है। अब आंसर कैसे लिखोगे, अब तुम देखो आंसर लिखना है वैसे, आंसर कैसे लिखा है कोई बच्चा, x बिलोंग्स टू -2 से -1, ठीक है, और 1 से 2। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या आएगा वो मुझे सोचना है, वो मैं तुमको लॉजिकली सोचता हूँ। कुछ बच्चों को तो पता होगा कि यहाँ पे यूनियन लगा दे, बट मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा कि यूनियन क्यों लगा है, उसके पीछे कारण क्या है, व्हाई आई एम टेकिंग यूनियन, क्या कारण है भाई। ऐसे थोड़ी कुछ भी लगा देंगे अपने से। तो तुम ऐसे सोचो कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ से कोई नंबर पिक किया, यहाँ से कोई नंबर पिक किया, तो भी इन दोनों सेट में, ब्लू वाले और रेड वाले में कॉमन पार्ट आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने यहाँ से कोई पार्ट पिक किया, यहाँ से कोई नंबर पिक किया, तो भी ब्लू वाले में रेड वाले में कॉमन कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब उस बच्चे के पास ऑप्शन है, ऑप्शन। तो इसमें क्या आएगा, और, समझ रहे। तो और है, इसे और को हम किससे रिप्लेस करते हैं, यूनियन से। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या हो गया, -2 से -1 यूनियन 1 से 2। ये करेक्ट आंसर है। ये उसका डोमेन हो गया। हाँ, अब मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ गया जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है, यस सर, आगे समझ। ओके। और आगे से इस बात का ध्यान रखोगे कि कब यूनियन लेना है, कब इंटरसेक्शन लेना है। इसके मतलब बहुत बच्चों को तो यही क्लियर नहीं होता है। मतलब मुझे बहुत हैरानी होती है कि बहुत सारे बच्चों को, मतलब मैं तुम्हारे क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कहाँ पे यूनियन लेना है, कहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है। और यही हमारा सबसे मेन काम है। अगर तुम्हें यूनियन इंटरसेक्शन का आइडिया नहीं है तो तुम गलती करते आओगे, पक्का गलती करते आओगे। ठीक है, चलो भी। तो बस ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तुम लोग चेक कर लेना। हाँ, तो मैं क्या तुमको समझा रहा था कि हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो तुम यहाँ पर भी ध्यान से देखो क्या हुआ कि एक तो हमारा ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बेस जो। तो इसमें भी दो केस बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ए जो है, ए को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। 0 पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 से आगे आगे, और 1 भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर भी दो इंटरवल बनेगा, एक तो ये वाला इंटरवल और एक इसके आगे वाला इंटरवल। सही है, एक आगे वाला इंटरवल। तो यहाँ पर भी मैंने केस बना लिया, केस 1। सही है, तो अगर मेरा बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो मेरा फंक्शन कैसा दिखाई देगा, मेरा फंक्शन दिखाई देगा ऐसा। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है कि ln(x), ये भी फिजिक्स में पढ़ा होता हूँ, ln(x) यही हमारा जो होता है, यही लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ऐसा नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन ये भी है, y बराबर f(x) बराबर log, अगर किसी ने ऐसे लिखा है 1/2x, सी ऑल्सो लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या फर्क पड़ता है। बेस हमारा 0 और 1 के बीच में है, बिल्कुल ठीक है, 1/3x, दिस इज आल्सो लॉगरिथमिक फंक्शन एंड सो ऑन। किसी ने ऐसे लिख दिया log 1/e, दिस इज आल्सो लॉगरिथमिक फंक्शन। सही, करेक्ट। अच्छा, तो ये हमारा पहला टाइप हुआ। इसमें ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ ऐसा बनता है, ग्राफ याद कर लिया अच्छे से, ग्राफ तो रखना ही है, चाहे जैसा भी। ऐसा ग्राफ दिखाई देगा तुमको, दिस इज y, दिस इज x। ठीक है, ये हो जाएगा 1,0, और इसका डोमेन ऑरेंज लिखो, तो डोमेन हो जाएगा तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी। तुम देख सकते हो यहाँ से 0 से आगे आगे दिख रहे हैं, एक्स पे कवर किया इसमें, और रेंज हो जाएगा ऑल रियल, रेंज पूरा वाई कवर कर दिया। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ रहा हूँ तो ग्राफ पे ऐसे चलोगे, ऐसे,
और हमारा फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीज, ये भी याद करना। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो पहला केस खत्म। अब केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2, यस, केस नंबर 2 में क्या होगा कि हमारा जो ए है 1 से ग्रेटर निकल जाए। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा फंक्शन ऐसा दिखाई देगा, y बराबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log 2x log 3x, है ना, log 4x। और ऐसे करते 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 अगर मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया log ex, बेस में e, तो भी चलेगा। और इसी का तुम लोग स्पेशल नाम जानते हो क्या, log का बेस e हो और x हो। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में और मैथ्स में पढ़ेंगे आगे चलते, lnx। ठीक है, तो lnx में तुमको, मतलब lnx कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए तो तुमको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि उसका बेस पक्का ई होगा। ई मतलब नेपियर्स कांस्टेंट 2.7। सही है, चलो। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई, दिस इज एक्स। ठीक है, तो ऐसा दिखाई देगा। ये वाला पॉइंट हो गया 1,0। ठीक है, और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि डोमेन तो खैर वही रहेगा, डोमेन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 0 से इनफिनिटी। ठीक है, और हमारा रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, समझ आ रहा है, ओके। अच्छा, और साथ में एक और चीज देखो यहाँ से कि अगर मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ूंगा तो ग्राफ कैसे चलोगे, बस यही अंतर है दोनों। तो ये ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। ऊपर वाला ग्राफ कैसा होगा, ऊपर वाला ग्राफ था डिक्रीज। तो अगर बेस अगर 1 से छोटा है, मतलब सेम लाइक जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर बेस अगर 1 से छोटा है तो समझ जाओ कि ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। और अगर बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये बार बार क्यों बता रहे हो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज क्या है। जैसे मान लो कभी कर क्या होता है, जैसे मान लो मैं तुमसे, मैंने क्वेश्चन पूछा ही है, जैसे log 1/2 क्या ले रहे, चलो x ग्रेटर देन वन ले लीजिए। ये ठीक है, पहले तो मैंने बोला कि सॉल्व करो उसको, सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते इसको। बाकी कॉम्प्लिकेट मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मान लो मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, log 1/3 x स्क्वायर बाई स्कोर कर देता, बेटा तो 1 कर देता। ठीक है, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको क्वेश्चन तो मैं वैसे मर्जी वैसे कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ, बट अभी सिंपलेस्ट समझाने के लिए log 1/2 x ग्रेटर देन 1 ले। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, सॉल्व करना है इसको। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे लॉग का काम क्या होता है, जैसे मान लो लॉग करता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 3 तो वो 8 हो जाता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि log 8 विद बेस 2, तो यहाँ पर एक नंबर आएगा, नंबर, वो नंबर क्या होगा। तुम ऐसे सोचो कि ये जो बेस में जो नंबर लिखा है वो उस नंबर, तो बेस के पावर में ये नंबर चढ़ा देने से ये नंबर आ जाना चाहिए। तो ऑफकोर्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि log 464 कितना होगा, तुम ऐसे उल्टा सोचो कि 4 पे कितना पावर चढ़ा दो कि 64 आ जाए, ऑफकोर्स 3 पावर चढ़ा दो। तो इसका log 64 विद बेस कितना हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। सही, यानी कि मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, कहीं पर ऐसे लिखा है log 464 बराबर 3, तो इसका क्या मतलब, सीधा सा मतलब इसका ये होगा कि 64 बराबर 4 की पावर 3। तो हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं सब चीज को। ठीक है, जैसे मान लो फिर से मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि log 327, ये तो 81 ले लो, चलो 18, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसे Yes, सोचो, sir. उल्टा सोचो कि 3 के पावर में कितना नंबर चढ़ाए कि वो 81 के बराबर आ जाए, तो ऑफकोर्स ये हम जानते हैं, ऑफकोर्स 81 बराबर 3 की पावर 4। सही, तो होता क्या है कि जब कोई बच्चा यहाँ पे सॉल्व करने लगता है, यहाँ पर भी जैसे मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, log 1/2 x बराबर 1, मान लो एक क्वेश्चन ये भी है। तो किसी बच्चे ने सॉल्व किया, तो उसने क्या किया कि उसको पता है कि बेस के पावर में ये नंबर चढ़ा दो तो ये आर्गुमेंट आ जाता है, तो उसने इसको सॉल्व किया, दिस इंप्लाई x बराबर 1/2 की पावर 1, ऐसे कर दिया उसने। तो यहाँ पर भी x बराबर 1/2, सही, उसका आंसर करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत Yes, नहीं। sir. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जब उस वो ये पढ़ के आया हुआ है, उसने क्या किया, अब मैंने दूसरा क्वेश्चन उससे ये पूछ दिया, मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा कि log 1/2, ठीक है, अच्छा इसको चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ग्रेटर देन, मान लो मैंने ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है,
तो उसके दिमाग में वही सेट था, उसने सोचा कि चलो जैसे इक्वलिटी में उसने किया था, उसने भी यही काम किया, उसने बोला कि चलो टू माइनस एक्स, वहां पे इक्वल टू टू था तो इक्वल टू लगाया, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो उसने ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दिया और 1/2 की पावर 1 कर दी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। ठीक है, चलो बाकी इसको सॉल्व किया, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 और इस x को उसने इधर ट्रांसफर कर दिया, इस 1/2 को लेके चल रही, ये x लेस देन हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा 3/2। सही है, हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ध्यान से बस सुनते रहो, अब देखते भी रहो, समझते भी रहो। तो उसका जो आंसर आया वो कितना आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 3/2। उसने मेरे को ये आंसर बताया, एक बच्चे स्टूडेंट वन। ठीक है, स्टूडेंट वन ने मेरे को ये आंसर बताया। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो बहुत गड़बड़ है इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही बात बोलूंगा कि बहुत गड़बड़ है इसमें, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब वो बच्चा बोलेगी सर गलती कैसे? तो देखो, जब भी लॉग का क्वेश्चन अगर आए और इनइक्वलिटी भी साथ में सेट हो जाए तो उसमें बहुत अलर्ट होकर काम करेंगे। तो मैं जो बार बार तुम लोग को ये बात बोल रहा हूँ, जब से तब से इतनी बार मैंने बोल दिया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस हम ध्यान रखें। तो होता क्या है, तुम ऐसे सोचो, आप थोड़ा इस पे फोकस करते हैं, बाद में क्वेश्चन पे आता हूँ मैं थोड़ी देर। सपोज करो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, मान लिया लेट से कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज y, दिस इज x। इनको दिखाई दे रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि y का वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर पॉजिटिव एक्शन बढ़ता हो तो मान लिया यहाँ पर x1 है, ये हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर f ऑफ x। ठीक है, और तो f ऑफ x1 तो इसके करस्पॉन्डिंग y पर कितना वैल्यू आएगा? तो कुछ नहीं, इसी x की जगह पर क्या उठा के रख दो, x1 उठा के रख दो, तो y1 आ जाएगा। और इसी x की जगह पर क्या क्या रख दो, f ऑफ x2 रख दो, तो x2 रख दो तो f ऑफ x2 आ जाएगा, y2 का वैल्यू, मतलब y2 आ गया। सही है, अब हुआ क्या, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ध्यान से समझे इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या हुआ कि तुम ध्यान से देखो, x1 लेस है x2 से, तो अगर हमने दोनों साइड पे फंक्शन लगा दिया तो क्या होगा कि f ऑफ x1 भी कम ही होगा f ऑफ x2 से, मतलब इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब यहां से यहां आना भी ट्रू है। और अगर कभी ऐसा लिखा हो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 और साथ में तुमको कंडीशन भी दिया हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो दिस इंप्लाई x1 ज्यादा ही रहा होगा x2 से। सही है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन के अंदर में जो आर्ग्यूमेंट लिखा है तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा केस देखो, सेकंड केस, ये हमारा y है, ये हमारा x है। ठीक है, अब मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, ऐसे कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस बार क्या हुआ, इस बार हमारा ये हमारा x1 है, ये हमारा x2, तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा f ऑफ x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा f ऑफ x2। सही है, तो इस बार क्या हुआ कि इस बार तुम्हारा x1 जो है वो तो x2 से छोटा है, लेकिन हमारा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग होने की वजह से जैसे मैंने फंक्शन लगाया तो f ऑफ x1 क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया इस बार, मतलब इनइक्वलिटी का साइन फ्लिप हो गया। समझ में आया? तो उसी लॉजिक से अगर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है और कहीं पर ऐसे लिखा है f ऑफ अल्फा ग्रेटर देन f ऑफ बीटा, तो दिस इंप्लाई अल्फा लेस देन बीटा, साइन पलटेगा। सही है, इसलिए बार बार तुम लोगों से मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो अब ये जो क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है तो तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं है ये सब चीज तो वो तो आंख बंद करके वही आंसर बता देगा। अब क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन मेरा ये है, log 1/2 2 माइनस एक्स और ग्रेटर देन कितना था, आई थिंक 1। ठीक है, 1 था, जो 1 था तो 1 ही कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब तुम ऐसे सोचो कि जब ये हमारा log का बेस कितना है, 1/2, अगर हमारा बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, याद करो। यस सर। हाँ, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं दोनों साइड से अगर फंक्शन हटाऊंगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से log हटाऊंगा तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ से log अगर हटाया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से ये हमारा इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। समझ में कुछ आएगा? क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि log का बेस अगर 1/2 से छोटा, सॉरी 1 से 0 और 1 के बीच में है तो log कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। फंक्शन होने की वजह से हमारा log जब मैं हटाऊंगा दोनों साइड से फंक्शन हटाऊंगा, मतलब सिर्फ आर्ग्यूमेंट को प्लेस करूंगा
तो उसका मतलब है कि वहां पर हमारा इनइक्विटी का साइन अपने आप ही क्लिक करना पड़ेगा अगर मुझे मैथमेटिकली करेक्ट रहना है। समझ आया? ओके चलो, तो यहाँ से फाइनली सॉल्व होते हैं 2 - x लेस देन कितना हो गया 1/2। x को जो ट्रांसफर किया, इसको जो ट्रांसफर किया, तो x ग्रेटर देन आ गया 3/2। आपके बच्चा बोलेगा सर अभी भी करेक्ट आंसर है क्या? तो मैं अभी भी इसको करेक्ट आंसर नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम अभी और है। प्रॉब्लम ये है कि तुम ऐसे सोचो कि ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? लॉग के लिए। अगर गलती से हमारा लॉग ही अनडिफाइंड हो गया, मान लो लॉग ही हमारा अनडिफाइंड हो गया, तो फिर तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को, तो मैं अभी फ्लो में तुमको बता दिया, बट मेरे हिसाब से जो हमारा पहला स्टेप होगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कभी भी एग्जाम में, तो बहुत अलर्ट होकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे? लॉग को डिफाइन करो। पहले क्या करोगे? लॉग को डिफाइन करना है, ताकि तुमसे गलती ना हो। तो चलो मैंने लॉग को डिफाइन किया, तो दो कंडीशन तो अपने आप मैच कर रहे हैं। 1/2 ग्रेटर देन 0 होता है, ये बात बिल्कुल सही है। 1/2 1 के बराबर भी नहीं होता है, तो पहला कंडीशन मैच कर गया, दूसरा कंडीशन मैच कर गया। मुझे इन दोनों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। तीसरा कंडीशन क्या होता है? तीसरा कंडीशन होता है दिस मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि यहां से आ गया x लेस देन 2। सही है? तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2। अगर x हमारा -∞ से 2 अगर होगा, तो जाकर के हमारा लॉग डिफाइन होगा। सही है? पहले लॉग को डिफाइन किया, और तब जाकर ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, और दिस इज योर सेकंड स्टेप। जब पहले स्टेप पे लॉग को डिफाइन करना है, दूसरे स्टेप पे जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हुआ क्या कि क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हारा ये आंसर है। ठीक है? x बिलोंग्स टू 3/2 से इनफिनिटी। ठीक है? आपके बच्चा बोलेगा सर कौन सा आंसर टिक करके आना है, ये वाला कि ये वाला? मतलब -∞ से 2 वाला टिक करके आओ, 3/2 से इनफिनिटी टिक करके आओ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम खुद से दिमाग लगाओ कि काम तुम कैसे करोगे। पहले लॉग को फर्स्ट डिफाइन लॉग एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। तो बीच में क्या आ रहा है? एंड आ रहा है, एंड। समझ आ रहा है तुम लोग? इंटरसेक्शन। तुम, हाँ यस, मतलब चीजों को लॉजिकली अगर सोचोगे ना, तो तुमको लगे कि यस मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उसका मतलब है कि उनको लॉजिकली बिल्कुल मतलब आइडिया नहीं है किसी भी चीज का, ढंग से उन्होंने पढ़ाई नहीं की। तो खैर कोई बात नहीं, अभी आपको सीखना है ये सब। ठीक है? आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है यार हमें तो ये सब भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। कोई बात नहीं, अभी सीखो। ठीक है? तो क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि या तो लॉग को डिफाइन करो और घर चले जाओ, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। लॉग को भी डिफाइन करना है एंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, तो बीच में क्या आया? एंड। तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि मुझे इसका और इसका क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। यस, तो अब इन दोनों का फाइनली जाकर के आंसर के लिए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। चलो भाई इंटरसेक्शन लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? ये तो 3/2 होगा, 1.5, ये होगा 2। तो छोटा नंबर तो मेरे हिसाब से 3/2 ही होगा। फिर किसका नंबर आएगा? 2। तो एक सेट है मेरा -∞ से 2 की तरफ जा रहा है, और दूसरा इसका नंबर है 3/2 से इनफिनिटी। यहाँ पे डार्क सर्कल क्यों? यहाँ पे इक्विलिटी बोल्ड कर रहा है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल। ठीक है? तो 3/2 से इनफिनिटी। तो दोनों में कॉमन पार्ट कितना आया? दोनों में कॉमन पार्ट आएगा, इतना ही आया। तो फाइनल जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो आंसर होगा, बढ़िया क्वेश्चन बन गया ये तो। फाइनली जो आंसर आया वो हमारा हो गया x बिलोंग्स टू 3/2 से करके, यही करेक्ट आंसर। सही? आगे आप बताओ, समझ में आया क्या? कितने यस बच्चों को सर। चीजें क्लियर? ठीक। तो फाइनली यहाँ पर मैंने सब कुछ तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। एंड का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। आप ये सारा ग्राफ वगैरह सब कुछ कर लिया हुआ है, ग्राफ को अपना घर पे बैठे हुए और अच्छे से रिवाइज करो चीजों को। ठीक है? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।